फ्रीडम एक्सप्रेस के इस एपिसोड में हम एक ऐसे शख्स के साथ गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो हिंदुस्तान की सियासत में बहुत पहले से आ चुका है और राज्यसभा का एक रिकॉर्ड भी उन्होंने कायम किया है कि राज्यसभा जो एल्डर हाउस कहलाता है, जहां आमतौर से एवरेज जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के जाते हैं वो तकरीबन 50 साल की उम्र में होते हैं। सलीम साहब जो सीपीएम से ताल्लुक रखते हैं, ये 32 साल की उम्र में उस अपर हाउस में गए थे। आप अंदाजा कर सकते हैं कि इनकी सियासी बसीरत क्या है। आज का जो मौजू है वो हम इसलिए करते हैं, ये जो खास प्रोग्राम हम लोग करते हैं, इसमें हम सिर्फ इस बात का तज्जिया करते हैं कि जो हमारा हिंदुस्तान का तस्वुर था, जो जो आइडिया ऑफ इंडिया था, जिसके ऊपर हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क का आजाद करते हुए एक ख्वाब देखा था, वो मंजिल कहीं बहक गई है, हम कहीं भटक गए हैं। और ऐसे में हमने आज अपने उन साथी को बुलाया है जिनका कोई 35-40 साल का तजुर्बा हो चुका है, यानी बहुत स्टूडेंट लाइफ से जिन्होंने इस मुल्क की सियासत में हिस्सा लिया, उन चंद लोगों में से हैं जिनकी रिस्पेक्ट हर पार्टी करती है। वो किसी पार्टी में भी रहे, उनका एक मकाम रहा है। और अपनी कम उम्र में, जैसे मैंने कहा कि 32 साल की उम्र में वो राज्यसभा के मेंबर हो गए थे और गालिबन लोकसभा में भी यंगेस्ट रहे वो, और यहाँ तक कि वाइस चेयरमैन भी रहे। मैं आज मेरी खुशनसीबी है और मैं समझता हूँ कि फ्रीडम एक्सप्रेस के लिए ये एक बहुत ही अहम दिन है कि हम एक ऐसे आदमी के साथ गुफ्तगू करने जा रहे हैं जिसका इतना वास्ट एक्सपीरियंस है और जिनकी अभी बहुत आगे जिंदगी बाकी है इस मुल्क को बनाने और संवारने की। हम जिस चौराहे पे खड़े हैं, हमें नहीं मालूम कि वो मंजिल हमें कहाँ लेके जा रही है। ऐसे में मैं सलीम साहब का खैर मकदम करता हूँ और मैं सलीम साहब से खुद पूछना चाहता हूँ कि जब आप स्टूडेंट लाइफ से आपने सियासत शुरू की, और वही लोग कामयाब होते हैं जो स्टूडेंट लाइफ से एक्चुअली सियासत में आते हैं, उनको सियासत का पूरा मफहूम मालूम होता है, मकसद मालूम होता है। तो आप अब क्या सोच रहे हैं कि इतने सालों में प्रैक्टिकली सियासत करके आपको कैसा हिंदुस्तान दिख रहा है? ये क्या वो हिंदुस्तान है जिसके हमारे बुजुर्गों ने एक ख्वाब देखा था, एक मंजिल तय की थी, एक ऐसी सांझी विरासत का तस्वुर किया था जिसको दुनिया ने कभी सोचा नहीं था? वो गांधी का ख्वाब था, उसमें सबकी साझेदारी थी। आज जिस तरफ ये मुल्क चल रहा है, क्या हम उस मंजिल को पा पाएंगे जिसका ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने देखा था? सलीम साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बता दें कि ये मुल्क किस सिमत चल पड़ा है और ये कैसे ठीक होगा? शुक्रिया आदिब साहब। सबसे पहले तो मैं फ्रीडम एक्सप्रेस को मुबारकबाद देता हूँ और साथ साथ नाजरीन को भी। और आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपके नाजरीन के सामने आपने मुझे हाजिर किया और उनके रूबरू कुछ गुफ्तगू करने के मौका दिए। और मैं समझता हूँ कि आपके जो सवाल है तो बहुत ही वो मौजूद जो है वो आज के लिए हालात हाजिरा जो है वो सब जो भी सच्चे नेक दिल के लोग हैं उनके दिमाग में ये बस रहा है कि आखिर हिंदुस्तान किस ओर चल रहा है। मैं इतना तो कह दूं कि मैं अब तक हमें उम्मीद है और हम उम्मीद के सहारे जीते हैं कि भटक नहीं गया है। क्योंकि एक मुल्क जो उसका जो तस्वुर होता है या आइडिया ऑफ इंडिया जैसे आप समझे तो उसका एक सिविलाइजेशनल वैल्यूज के ऊपर होता है। हमारा जो तहजीब है और हमारा जो तारीख है और जिस तरह से तारीख के हर मोड़ पे हिंदुस्तान के अपने तजुर्बा हुए हैं और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्से से लोग आए, अलग अलग मजहब के अकीदा के लोग, अलग अलग जुबान के लोग, अलग अलग खत्ते के लोग, और वो जब यहाँ आए तो हमारा यहाँ एक फ्यूजन हुआ है। सिविलाइजेशन हिंदुस्तान का एक जैसे आप समझेंगे कि हम जैसे डाइवर्सिटी जो कहते हैं, तो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है या जो आज़ादी की तहरीक थी जिससे निचोड़ से हमने ये हासिल किए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके पीछे भी एक 200 साल का एक तहरीक है जो अंग्रेज साम्राज्यत के खिलाफ जद्दोजहद थी। आज जो आप किसान को देख रहे हैं जो सड़क पे बैठे हुए हैं और हिंदुस्तान की हुकूमत चाहे वो तानाशाही रवैये से पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं हो, किसी की बात नहीं सुनेंगे, वो जिस तरह से कॉर्पोरेट कैपिटल के हाथ में हमारी खेती को दे रहे हैं या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स को सीधा सीधी हमारे गांव में घुसेड़ रहे हैं, आप देखेंगे कि किसान जो लड़ रहे हैं खास कर ये पंजाब के नाम से ये बदनाम कर रहे हैं, लेकिन चाहे वो पंजाब के हो, चाहे हरियाणा के हो, चाहे राजस्थान के हो, चाहे महाराष्ट्र के हो, चाहे उत्तर भारत के हो, तो वो
पंजाब खास करके क्यों आगे बढ़ा? सबसे पहले मैं ये कह रहा था सिविलाइजेशनल वैल्यूज। 1907 में अंग्रेज साम्राज्यत इसी तरह से बर्तानिया के पूंजी के हाथ में पंजाब की खेती को, चूंकि वहां पानी बहुत है जिसकी वजह से पंजाब नाम है, 5 दरिया, और वहाँ के मेहनतकश लोग हैं जो कनाडा को जाकर के, ऑस्ट्रेलिया को जाकर के, यूरोप को जाकर के, कई खित्ते को, अमेरिका को आबाद किए हैं। तो वो चाह रहे थे कि ये कैपिटल जो है पूंजी को पंजाब के जमीन में दिया जाए और उनके हाथ में जमीन को दिया जाए और खेती को उसके हाथ से ले लिया जाए। तो भगत सिंह के चाचा, भगत सिंह के वालिद, वो लोग ये पगड़ी समाज जत्था किए थे, अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ लड़े थे 1907 में। तो वो एक खून में रहता है, रगों में रहता है। इसी तरह से बंगाल के किसान, चाहे वो फकीर विद्रोह हो, चाहे दरवेश हो, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे हमारे तीतू मीर हो, ये जमींदारों के खिलाफ और साथ साथ अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ लड़े थे। तो वो हमारे रगों में होता है। तो कोई एक मोदी, कोई एक अमित शाह आकर के वो एक पार्लियामेंट में एक बिल को पास करके वो कभी हमारे ये सिविलाइजेशनल जो वैल्यूज है उसको नहीं बदल सकते। हुकूमत 5 साल के लिए बदलती है, सियासत 10, 15, 20 साल में मोड़ लेती है, लेकिन जो तहजीब है वो सदियों से बनता है। तो आज जो ये अटैक जो है वो हमारा इस तहजीब के ऊपर है, ये हिंदुस्तान के लोगों को समझना चाहिए। और अंग्रेज भी यही चाह रहा था कि वो जब हमारे मुल्क में जब अपना बर्तानिया अपना सल्तनत कायम किया तो हमारे उसको खत्म नहीं कर पाया, जिसके वजह से फिर लोग इकट्ठा हुए और लोग लड़े। तो उस वक्त भी ये कहा जाता था कि अंग्रेज का जो है सूरज जो है वो डूबता नहीं है साम्राज्य का, लेकिन आखिर डूबा ना। और यहीं पे हम कम्युनिस्ट जो होते हैं, वामपंथी जो होते हैं, हम सियासत जब करते हैं तो एक मकसद को तैयार रखते हैं। और ये तानाशाही जो रवैया है ये ऐसे नहीं है, एक बिल का मामला नहीं है। आप सीरीज अब देखेंगे जो मोदी 2 एडिशन है, तो वो आरएसएस का जो एजेंडा है, जो आज से 100 साल पहले आरएसएस हिंदुस्तान को जिस तरह से ले जाना चाह रहा था, और यहाँ सीधा सीधी लड़ाई है। एक आरएसएस का एक सोच है जो धर्म के नाम पर मजहबी जज्बात को उभार करके और कॉर्पोरेट पूंजी को साथ लेकर के साम्राज्यों की दलाली करके वो एक धार्मिक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, जो हिंदू राष्ट्र नहीं है। हिंदुत्व इज नथिंग टू डू विथ रिलीजन, इट्स ए प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट है एक मिक्सचर है जहां मजहबी जज्बात का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए हम फिरका परस्ती के खिलाफ हैं और जज्बात से बहने मना करते हैं। आदम गौंडवी का जो शेर है, हिंदू मुस्लिम के ऐसा मत छेड़िए, अपने कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। तो ये कुर्सी के लिए करते हैं। और यही वजह है जब किसान रास्ते में उतरे तो उसको खालिस्तानी बोल रहे हैं। जब नागरिकता कानून वाला मामला आया और हम जब उतरे तो हमें बांग्लादेशी कहने लग गए, रोहिंग्या कहने लग गए। जब जेएनयू के स्टूडेंट, आपने सही कहा, जो स्टूडेंट्स जो उतरे तो उनको बोलते ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये अफजल गुरु गैंग है। इस तरह से वो टैग लगा देते हैं और एक अपना हिंदू यूनिटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी भी अक्सरियत जो हिंदू हैं वो आजादी के पहले से, आजादी के बाद भी वो आरएसएस के इस झांसे में नहीं आए। लेकिन अब ये राम मंदिर का मामला सेंटिमेंटल इश्यूज है और साथ साथ गरीबी, बेरोजगारी के जो सीधा उसके साथ जो हुकूमत के लोगों को लड़ना चाहिए, उसके बदले में वो कहते तुम्हारे पड़ोसी मुसलमान है, वो क्या खाता है उसको देखो। जब लोग हंगर इंडेक्स में हम सबसे नीचे जा रहे हैं और हमारा जो है भूखमरी बढ़ रहा है, उस वक्त हमारे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को बदल करके और वो अदानी अंबानी के हाथ में हमारे एफसीआई को दे रहे हैं, हमारे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को खत्म कर रहे हैं, खेती को खत्म कर रहे हैं, फूड सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन वो हिंदू को कह रहे हैं मुसलमान क्या खा रहा है। अभी आप देखिए दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी में कहा जा रहा है कि झटके का चलेगा या नहीं चलेगा, वो सिखों को गर्म करने के लिए। तो जब बेरोजगार 2 करोड़ बेरोजगार को नौकरी की बात की गई, लोग इसलिए वोट डाले थे। अब वो बेरोजगारी की बात ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो हिंदू मुसलमान और मुसलमान नौजवानों के चाहते हैं कि तलवार और त्रिशूल लेकर के एक दूसरे से लड़ जाए। तो मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ वापस कि जो बुनियादी जो सोच है वो आजादी के धरोहर से हमें मिला, चाहे वो अशफाकुल्लाह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे खुदीराम हो, चाहे प्रफुल्ल चाकी हो, या गांधीवादी जो है, चाहे वो वायलेंट या नॉन वायलेंट तरीके से जो मुल्क को आजाद करना चाह रहे थे। इसका एक निचोड़ निकला और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने जो शेप दिया वो हमारा सेकुलर डेमोक्रेसी एंड फेडरल स्ट्रक्चर। डेमोक्रेसी मतलब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। आज मुसलमान खतरे में नहीं है, उससे ज्यादा खतरे में हिंदुस्तान की जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। आज हमारा बंगाल खतरे में नहीं है, पूरा फेडरल स्ट्रक्चर खतरे में है। सिर्फ कश्मीर 370 लेके कश्मीर खतरे में नहीं है, हर स्टेट का अपना जो पावर है, जो फेडरल यूनियन ऑफ स्टेट्स है, वो खतरे में है। आज जो हमारा सेकुलरिज्म है वो खतरे में है। लेकिन उस बात को लोग तक ले जाने के लिए दिक्कत इस बात की होती है, जो मीडिया है वो इसी जो कंपनी के हाथ में वो खेती दे रहे हैं, उसके हाथ में पहले मीडिया चले गया है, तो मीडिया उस बात को कह रही है, मैं तो लोग सामने नहीं आ रहे।
मैं तो सलीम साहब ये समझता हूँ कि जो ये हालात आपने बयान किए, हकीकत ये है कि आज भी सेकुलर हिंदू उतना ही परेशान है जितना माइनॉरिटी परेशान है। मैं इस बात को समझता हूँ, लेकिन आपकी पार्टी की खूबी रही है कि जो सारी पार्टियां हैं उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को अलग कर दिया। किसी पार्टी से भी आप देख लीजिए जिसमें सिर्फ कम्युनिस्ट एक ऐसे पार्टी है जो अपनी आइडियोलॉजी पे बहुत हद तक मजबूती से रखी रही है, लेकिन इनके यहाँ तक आने में कहीं ना कहीं आपकी भी जिम्मेदारी है। मैं समझता हूँ जो मैं कभी तारीख इसकी लिखी जाएगी, हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने दो गलतियां ऐसी करी जिसकी वजह से ऐसी हुकूमत आई। पहली, नंबर एक, आपने इनको एक्सेप्टेबिलिटी दी वीपी सिंह के साथ को सपोर्ट करने के लिए। जो बीजेपी को सपोर्ट किया, इनको रिस्पेक्टेबिलिटी मिल गई। मुझे याद है अपनी जवानी में कि ये जो आरएसएस के लोग थे अपना नाम लेने से डरते थे, छुप के जाते थे शाखा में। ये एक आपकी पार्टी ने दूसरी गलती ये की कि मैं वो आज तक रीजन नहीं समझ पाया कि ज्योति बासु ऐसा लीडर जो हिंदुस्तान में चंद गिने हुए लीडरों में से था, एक्सेप्टेबिलिटी उनकी हर सेक्शन में थी, उनको आपने प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया। नतीजा ये हुआ कि दूसरी पार्टियों ने तो अपनी आइडियोलॉजी खो दी है, उनके पास तो अब सिर्फ इलेक्शन लड़ने के अलावा कोई आइडियोलॉजी है ही नहीं। लेकिन आपकी पार्टी जो जो आज भी इस बात पर वो उसको फख्र हासिल है कि उसने अपनी लाइन नहीं छोड़ी। ये अलग बात है कि जिस पार्टी में हजरत मोहानी और इसहाक संभली ऐसे उलमा रहे हों, वो मुसलमानों को नहीं पकड़ पाई। ये एक अलग बात है, क्योंकि अलग बात नहीं है, दोनों जुड़ा हुआ है जी, बात दोनों जुड़ी हुई है, दो अलग बात नहीं है। देखिए, हजरत मोहानी ऐसा आदमी जिस पार्टी का मेंबर हो और इतना बड़ा आलिम दीन हो, इस मुल्क का इतना बड़ा सिपह सालार रहा हो, और इसहाक संभली साहब के लिए तो मुझे बर्धन साहब से मेरे बड़े करीबी ताल्लुकात थे। वो कहते थे कि कभी कभी मुझसे कहते थे कि भाई तुम मेरे साथ रहा करो, मुझे इसहाक संभली मेरा दोस्त याद आता है। उसके बावजूद भी आपकी पार्टी ने कोशिश ये करी कि सबसे पहले वो मुसलमानों के इस्लाह पे लग गए। अगर ये न करते आप, तो आप यकीन कीजिए आपकी सारी आइडियोलॉजी वही है जो इस्लाम की है। मुसलमानों के खिलाफ मतलब बिल्कुल वही है, क्योंकि जो बराबरी की बात करते हैं आप, जो आपकी सद्भावना की बात है, ये सब मार्क्सिज्म ने सब इस्लाम से लिया था। यानी हाँ, वो तो जो किस्सा खत्म हो गया, लेकिन ये जो माहौल खड़ा हुआ है, इसमें आगे आप क्या सोचते हैं कि आपके ऐसे लोग, आपके ऐसे लीडर अभी जिनकी अभी बहुत पॉलिटिकल लाइफ बाकी है, इस मुल्क को बहुत कुछ देना आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप लोग क्या सोचते हैं कि हमारी आने वाली नस्ल कहीं उस मकाम पर न चली जाए जहां एक दूसरे को कत्ल करके जश्न मनाया जाता हो। हम ये स्टेज तो देख चुके हैं कि एक इंसान मारा जाता है और उस पार्टी का लीडर और मंत्री उसको एजाज देता है जो मारता है। जो जो किसी को जला देता है और जला के अपनी फोटो खिंचाता है, उसको बचाने के लिए कचहरी के ऊपर और अदालत के ऊपर मुकदमा हो चढ़ जाते हैं। वो स्टेज आ चुकी है इस मुल्क में। तो ऐसे में बहुत संजीदगी से पॉलिटिकल पार्टीज को, बिलखुसूस आपकी ऐसी पार्टी जो अभी भी अपनी आइडियोलॉजी पर है, जो ये समझती है कि ये मुल्क गरीबों को कैसे उठाएगा, ये पूंजीपतियों से कैसे जान छूटेगी, इसमें आप लोग अपने बंगाल के इलेक्शन में और हिंदुस्तान की आगे किस्मत लिखने में, मैं समझता हूं आपकी पार्टी का सबसे अहम रोल हम लोग समझते हैं, जो 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 समझते हैं, जिन्होंने, अब मैंने भी तकरीबन 50 साल स्टूडेंट लाइफ से सियासत में हिस्सा लिया था। मैं स्टूडेंट यूनियन का सदर था आज से 55 साल पहले। तो मैं उस गलियारे में रहा हूं, मैं उस बड़े गुंबद में आपकी तरह इतनी बार नहीं गया हूं, लेकिन मैं उस गलियारे में रहा हूं सियासी, और जो मैंने अपनी सोच देखी है कि अब उस सोच के लोग कम रह गए। इसीलिए हमने बड़ी दरखास्त की फ्रीडम एक्सप्रेस से कि हम आपके व्यूज जानना चाहते हैं कि आगे हमारा क्या होगा। देखिए अजीत साहब, शुक्रिया। देखिए जब बात छेड़ दिया तो मुझे आपके बातों से 5 टुकड़ों में बात करना पड़ेगा।
आप ये बात खैर छोड़िए, दूसरी बात ऐसे बोलना नहीं चाहिए। इसलिए जो पुरानी जो बातें हैं उसमें कुछ गलतफहमियां हैं, और जो बार बार एक गलती को दोहरा करके लोगों के दिमाग में बसा दिया जाता है, और वो उसको हमको क्लियर करना है। एक जो वीपी सिंह के दौर की बात कही। दूसरी बात है, आपने ये भी कहा आइडियोलॉजी जो है वो लड़ने के लिए किस तरह से जरूरी है, आपने तारीफ भी की, उसकी बात है। फिर मुस्तकबिल के बारे में बात करना है, और चौथी बात है ज्योति बासु को क्यों नहीं चीफ प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, और पांचवी बात यह है कि हम किस तरह से एक्सेप्टेबिलिटी रेस्पेक्टेबिलिटी आरएसएस से बीजेपी की आई। तो आप चूंकि 80 के दहाके से बात शुरू की है वीपी सिंह के जमाने से, मैं एक बात को साफ सुथरा कह दूं, ये और एक मुसलमान के खिलाफ कैसे हो गया आप, जो मुसलमान मौलाना शौकत उस्मानी, इसाक समली, मौलाना हसन ननवानी की बात करें। कम्युनिस्ट पार्टी बनने का जो पहला जो कम्युनिस्ट पार्टी कायम हुआ हिंदुस्तान में, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश अलग नहीं था, तो पहला सेक्रेटरी मौलाना शौकत उस्मानी थे। बिल्कुल बिल्कुल उन लोगों के हाथ से बनी ये पार्टी, जब ताशकंद में जब तश्कील हुई। तो खैर, तो दोनों के साथ मैं सीधा 1980s में आता हूँ, जब हिंदुस्तान में ये हुआ, कांग्रेस जब दोबारा 1980 में वापस आई, और उसके बाद आपको मालूम होगा, मैं सिर्फ दोहरा दे रहा हूँ, तो हिंदुस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी पहले ये बात को कही कि जो रिलीजन को इस्तेमाल किया जा रहा है, विश्व हिंदू परिषद, एकात्मता यज्ञ, ये सब जो शुरू हुआ, तो कम्युनिस्ट पार्टी बाहर उस वक्त से कह रही है कि मजहब का इस्तेमाल हो रहा है। जब 87 में एंटी कांग्रेस सेंटिमेंट बना बोफोर्स के वक्त में, और जब हुकूमत बनी, तो हमने एक्सेप्टेबिलिटी दिए नहीं है। दोनों बात को आपको याद रखना पड़ेगा। 77 की बात बहुत से लोग करते हैं, 77 और 87 में जो दो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी, तो उसमें उस वक्त सी राजेश्वर राव सीपीआई के सेक्रेटरी थे, और ईएमएस नंबूदिरी सीपीआईएम के सेक्रेटरी थे। वो दोनों का लेटर, वीपी सिंह को लिखा हुआ जो लेटर है, आज भी वो आपके सामने मौजूद है। तो उसमें आप देखेंगे 2 स्टेज हुआ। जब जनता दल बनी, वीपी सिंह के क़यादत में जब जनता दल बनी, तो उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा, जैसे बीजेपी का और आरएसएस का साथ सोच होता है, वो जनता दल के अंदर शामिल होना चाह रहे थे, जैसे जनता पार्टी के वक्त किए थे। लेकिन बाद में जनता पार्टी का डुअल मेंबरशिप का मामला आपको याद है, इसलिए हम लोगों ने, सीपीआई और सीपीआईएम ने कहा कि वीपी सिंह को अगर आप जो जनता दल बना रहे हैं, उसमें अगर ओल्ड जनता पार्टी का हिस्सा के हैसियत से बीजेपी को आप अगर शामिल करेंगे, तो वी विल हैव नो ट्रैक। तो हमने वीपी सिंह के साथ गए, बीजेपी को एक्सेप्टेंस देने के लिए नहीं, बीजेपी को बाहर रखने के लिए सपोर्ट किए। और जनता दल जब बनी, उसमें बीजेपी फैक्शन नहीं थी। फिर सेकंड स्टेज में जब नेशनल फ्रंट बनी उस वक्त, तो आपको याद होगा टीडीपी वगैरह तमाम पार्टी एक साथ हुए, तो उस वक्त भी दोनों कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी ये बात को सही कर दिए एकदम सीधा सीधी, कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस में, नेशनल फ्रंट में बीजेपी कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं रहेगी, तो कम्युनिस्टों का हमेशा ये कोशिश रहा कि मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिक्स है, उसमें ऑपोजिशन के स्पेस को बीजेपी जैसे हासिल नहीं कर ले। वीपी सिंह की जब हुकूमत बनी, तो वीपी सिंह की हुकूमत को हम सपोर्ट किए इसी शर्त पे कि बीजेपी का कोई एजेंडा उस गवर्नमेंट के सामने नहीं आएगा और बीजेपी पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो वीपी सिंह की हुकूमत को हमने सपोर्ट किए टू कीप जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी आउटसाइड द गवर्नमेंट। और आपको याद होगा उस वक्त ये जो डिस्प्यूटेड, जो हिडन एजेंडा की बात जो आई, तो आरएसएस और बीजेपी को ये कहना पड़ा कि आर्टिकल 370, राम मंदिर, यूनिफॉर्म सिविल कोड वगैरह को हम एजेंडा में नहीं लाएंगे, और दैट वाज केप्ट ऑन सस्पेंशन एनिमेशन। तो दैट इज इडियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल लड़ाई। बल्कि जब तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, या जब नेशनल कॉन्फ्रेंस या टीडीपी या बीजेडी वगैरह ऑपोजिशन पार्टीज जब बीजेपी के साथ एनडीए में शामिल हुई, उस वक्त ऐसा कोई बात नहीं हुआ और वो एजेंडा उनका सामने चला आया। तो हमने उस इडियोलॉजिकली लड़ रहे थे, और वीपी सिंह के गवर्नमेंट से सपोर्ट ड्रॉ करना गलती था कांग्रेस का। जब मंडल कमीशन रिपोर्ट आया और जब ये रथ यात्रा शुरू किया अडवाणी जी, उस वक्त गीता मुखर्जी सीपीआई के सेक्रेटरी जाकर के राजीव गांधी के पैर पड़ रहे थे पार्लियामेंट में कि आप जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया वीपी सिंह के सरकार के खिलाफ, आप इसको सपोर्ट मत करो। तो आप एक साथ, बीजेपी और कांग्रेस एक साथ मिल करके ये गवर्नमेंट मत गिराओ, इस गवर्नमेंट को रहने दो। लेकिन चंद्रशेखर की गवर्नमेंट बनी, आपने कम्युनिस्ट पार्टियों को लगा रहे हैं, उसमें हम लोग सपोर्ट नहीं किया। और ये वीपी सिंह का हुकूमत को गिराना ही, बल्कि जो नॉन बीजेपी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट का जो सोच था, उसी तरह से देवेगौड़ा और गुजराल के गवर्नमेंट को गिराना भी वो बीजेपी को
बढ़ा। बल्कि आप ये सब बात किए, लेकिन 96 में जो यूनाइटेड गवर्नमेंट बनी और देवेगौड़ा हुकूमत में आए या गुजराल के गवर्नमेंट आए, तो हरकिशन सिंह सुरजीत, ज्योति बासु, इंद्रजीत गुप्ता, बर्धन, इन लोगों का एक रोल था। तो कि 13 दिन का हुकूमत, 13 महीने का हुकूमत जो बीजेपी का बना, उस वक्त कांग्रेस के बहुत से लोग, आज जैसे तृणमूल से लोग बीजेपी में जा रहे हैं, उस वक्त तृणमूल कांग्रेस खुद भी कांग्रेस के अंदर से निकल करके ये सब लोग बीजेपी को सहारा दे रहे थे, क्योंकि उनका मेजोरिटी नहीं था। बीजेपी के साथ सिर्फ अकाली दल थी और आपके ये शिवसेना थी। आज अकाली भी नहीं है, शिवसेना भी नहीं है, लेकिन वो सब उनके नेचुरल आई थे उस वक्त के दौर में। और हमने बाकी सब लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की, अलग करने की कोशिश की, ताकि बीजेपी वो ऑक्यूपाई नहीं करे सेंट्रल सीट। दूसरी सवाल जो है, ज्योति बासु का आपने क्यों रहने दी? अच्छा, हम कभी सीपीआईएम का ये अपना रोल है, हम चीफ मिनिस्टर या मंत्री या एमएलए या एमपी बनने के लिए जब वसूल परस्ता पार्टी की बात करें तो वसूली तौर पर लड़ रहे हैं। तो हम जब गवर्नमेंट में भी अगर जाएंगे या एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अगर जाएंगे, तो हमारा जो वसूल है उसको तो हमको लागू करना पड़ेगा। इसलिए हम मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट को सपोर्ट किए थे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर, कि राइट टू जॉब, राइट टू फूड, ये सब करो। आपका माइनॉरिटीज के खान के लिए कुछ पॉजिटिव सोच ले आओ, पॉजिटिव अफर्मेटिव एक्शन लो, तब ना सचार कमेटी बनी, तब ना रंगनाथ मिश्रा कमीशन बनी। तो आप ज्योति बासु को हम प्राइम मिनिस्टर बनाते भी तो हमारा जो एजेंडा था, हमारा तादाद इतना नहीं था कि हम अपनी सोच को वहां पे लागू करें। तो अब हम भाड़े में थोड़ी मेहनत करना चाहते हैं। और देवेगौड़ा की हुकूमत क्या हुआ, गुजरात की हुकूमत क्या हुआ, आपने देखा। तो फिर हम ऐसे, जहां हमारा अपना मेजोरिटी नहीं है, जहां लेफ्ट पार्टीज डोमिनेटिंग फोर्स में नहीं है, जहां हम चुनाव में ये बोलकर नहीं गए थे कि सीपीएम के क़यादत में हुकूमत बनाने के लिए दो, तो हमारे इलेक्टोरेट हमें वोट नहीं दिए थे कि गवर्नमेंट हमारा बनेगा। हम कहते कि अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बनेगा, और उसकी कोशिश की। चौथी बात रही आज के हालात में, आप अगर देखेंगे तो आपने सही कहा कि अगर आरएसएस से लड़ना है तो दो चीज का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। गलत हो, लेकिन एक इडियोलॉजी तो है आरएसएस का, एक सोच तो है, स्कीम ऑफ थिंग्स तो है, तो प्रोग्राम तो है, तो आपको वहां से लड़ना पड़ेगा। आप जो बाहर मोदी देख रहे हैं या वाजपेयी को देख रहे थे, ये सब जिस्म है, ये चोली बल सकते हैं। जैसे रजाई का अलग से लिहाफ होता है ना, लिहाफ में जो कवर होता है, ये कवर है, लेकिन उसका रूट जो है वो आरएसएस है। वो सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल जो कम्युनिस्ट पार्टी है इस मुल्क में, सिर्फ वो ये तीन पार्टी अपने प्रोग्राम में ये लिखी हुई है कि आरएसएस इज अ फैसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और वो इस मुल्क में फासिज्म लाना चाहता है। बीजेपी को एक पॉलिटिकल आउटफिट की तरह बनाया है। कल ऐसा जरूरत पड़े तो बीजेपी को छोड़ करके वो दूसरे कोई पार्टी का भी साइन बोर्ड लगा सकते हैं, जैसे जनसंघ थे पहले। बिल्कुल, जैसे जनता पार्टी बनी थी उसमें वो शामिल हो गए थे। आज चूंकि उनकी एक्सेप्टेबिलिटी हो गया, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होता तो हर पार्टी में जितने बुर्जुआ पॉलिटिकल पार्टीज है, रीजनल पार्टीज है, उसमें आरएसएस अपने लोगों को वहां पे दाखिल करके रखते हैं। जैसे मीडिया में रखते हैं, जैसे वो स्टेट के अपरेटिस के अलग अलग हिस्से में रखते हैं, इंक्लूडिंग जुडिशियरी, इंक्लूडिंग हमारे जो डिफेंस, हमारे जो पैरामेडिकल फोर्स, हमारे पुलिस सिस्टम। वो ऐसे तंजीम जो होते हैं, ये मुसोलिनी और हिटलर का जो सोच है, तो जो वो अपने वहां पे कैमोफ्लेज होकर रखते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, स्कूल टीचर्स, प्रोफेसर्स, तो उसका एक इडियोलॉजी है। उसके साथ साथ आप कार्डर तैयार करते हैं। वो तो सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही वो इडियोलॉजी है, उसके काट करने के लिए। आपको आज भी अगर आरएसएस की जो बुनियादी सोच है उसकी अगर मुखालफत करना है, तो कोई कम्युनिस्ट इडियोलॉग, कोई हिस्टोरियन, कोई इकोनॉमिस्ट से आपको उनके किताब हो, कागज हो, रेफरेंस हो, स्टडीज हो, रिसर्च हो, निकालना पड़ेगा। सीधा बात है। तीसरी बात है जो कार्डर्स, जो वो घर घर जाते हैं, ये सब तंजीम में काम करते हैं, तो चाहे ट्रेड यूनियन हो, चाहे वो स्टूडेंट यूनियन, एबीपी से कौन लड़ेगा? अगर एसएफआई, एआईएसएफ, आईसा अगर नहीं लड़ेगी तो, चूंकि आप नहीं तो उसी के दाने आप चले जाएंगे। इसलिए आप जैसे कहा कि यंग लोग आगे बढ़ रहे हैं किस तरह से, तो हमारा यूनिवर्सिटी कॉलेज सिस्टम से जो स्टूडेंट एक्टिविज्म होता है, उस वक्त उनके दिमाग में जो सोच इम्बाइब्ड होते हैं, तो वो नकीर पक्का होता है और उसका उस वक्त लगेज कम होता है। आ जाए कोई आईएएस ऑफिसर, कोई आईपीएस ऑफिसर, कोई बड़े कॉर्पोरेट रिटायरमेंट के वक्त में आके पॉलिटिक्स में, पार्लियामेंट में ज्वाइन करते हैं, तो वो इडियोलॉजिकली ड्रिवन नहीं होते हैं। उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अगर रिटायरमेंट के बाद अगर पार्लियामेंट में आते हैं, सियासत में ज्वाइन करते हैं, तो वो इडियोलॉजी इंड्यूस नहीं है। वो दूसरा कोई, मैं किसी को बारे में तनकीद नहीं करना चाहता, लेकिन उनका कोई अपना सोच होता है। तो इसलिए हम ये देखेंगे, आप चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, वो यूनिवर्सिटी कॉलेज में जो स्टूडेंट एक्टिविज्म है उसको बंद कर देते हैं।
जो राइट रिएक्शनरी पार्टीज है वो यूनिवर्सिटी सिस्टम में ताकि स्टूडेंट लोग पॉलिटिक्स में नहीं आए उसका बंदोबस्त करते हैं, क्योंकि वहां से वो यंग एज में वो जो सोच इडियोलॉजी तैयार होता है, चाहे वो गांधीवादी हो, चाहे वो मार्क्सवादी हो, चाहे कोई भी वादी हो, उस वक्त इनको जो इस तरह से असर करता है बाद के जमाने में वो असर नहीं करता है। और आज भी हमारे पास चाहे हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे जामिया हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे जेएनयू हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे जादवपुर यूनिवर्सिटी हो, जो ये सोच निकलता है कि हम मुल्क के लिए कुछ करें, हालात में कुछ हमारा भी कुछ रोल है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आप आरएसएस से अगर सीधा टकराव है तो आपको यंग ब्रिगेड जो है वो तैयार करना पड़ेगा। बिल्कुल बात रही जहां तक मुसलमानों की, आज मुसलमान फिक्रमंद है, लेकिन 1980 से मिड 80 से जब आरएसएस का उत्थान शुरू हुआ, नए से वो प्लान किया, और बीजेपी भी अपने पालनपुर कॉन्फ्रेंस से जब से वो जो दूसरे पार्टीज के साथ अलायंस करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ये जब सोच हुआ, राम मंदिर मुक्ति मोर्चा करेंगे, तब से ये हजरत मोहानी की इनकलाब जिंदाबाद का नारा मुसलमान बोल करके वो ये होता है, जैसे बंगाल में ऐसे हुआ, मौलाना बरकती बोल के आए थे ना ममता के पास में, तो हिंदू रिलीजियस आउटफिट्स के अपने पॉलिटिक्स को एक्सेप्ट करने के लिए वो ऐसा चोला पहनाते हैं मुसलमानों के अंदर भी, क्योंकि जो ये अगर एक कहेगा, अमेरिका अगर कहेगी कि इस्लाम से खतरा है, तो फिर अमेरिकन डॉलर से कुछ लोगों को ऐसा दिया जाएगा सोच, जो लिखेंगे या बोलेंगे कि इस्लाम खतरे में है, ताली दो हाथ से बचता है। तो ये आरएसएस का सोच भी ऐसा ही है, इसलिए इंद्रेश कुमार को इस्तेमाल किया जाता था। मौलाना, मौलवी, मुस्लिम तंजीम, इनके साथ होता था थोड़ा शेर व शायरी, थोड़ा अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम आदाब होता है, थोड़ा कबाब खाना हो जाएगा, लेकिन दरअसल ये होता है सियासत। और हम कम्युनिस्ट उस वक्त से ही कह रहे थे जब शाहबानू का मामला आया कि ये और खातून का एक एडवोकेट हस्बैंड के साथ मामला है और तलाक का मामला है, इसको आप ऐसे मत करो, उभारो मत। इसी तरह से जब वो बजरंग दल बना तो आप ये आदम सेना के नाम पर मत चले जाओ। आज जैसे कुछ लोग बैरिस्टर के पीछे दौड़ रहे हैं, उसी तरह से उस वक्त भी सैयद शहाबुद्दीन के पीछे हम मुसलमानों के कतार देखे थे। तो हम ये कह रहे थे कि देखिए कहाँ, आज क्यों नहीं याद करें, मैं सैयद शहाबुद्दीन को याद करता हूँ, उनके सोच को, उनके समझ को, उनके लेख को, लेकिन आज वो मुसलमान याद नहीं करते। जो मैं कलकत्ता शहर में देखा था, सैकड़ों गाड़ियों का एक कतार लगा था उनको एयरपोर्ट से रिसीव करने के लिए, क्योंकि उस वक्त वो कम्युनिस्ट के खिलाफ जहर उगल रहे थे और मुसलमान सोच रहे थे कि शरीयत बचाने के लिए पहले कम्युनिस्ट को खत्म करना है। ये आरएसएस का सोच था, आरएसएस के पैदाइश से, कि अगर माइनॉरिटीज को अटैक करना है, चाहे वो क्रिश्चियन को, चाहे मुस्लिम्स को, चाहे सिख को, तो उसको माइनॉरिटीज से जो कम्युनिस्ट है उसका डाइवर्स करना है। और ऐसे बहुत से सेकुलरिस्ट लिबरल लोग आज भी जो सीपीएम को तनकीद करते हैं, वो उस वक्त बह गए थे और इस्तेमाल किए थे अपने कलम का और ताकत का और पैसे का, कि किस तरह से कम्युनिस्ट को एक बार खत्म कर दो, फिर हमारा बोलबाला हो जाएगा। बंगाल में भी तृणमूल कांग्रेस का हुकूमत आना, तैयारी होना, या नंदीग्राम सिंगूर होना, या अहमद बुखारी साहब आ जाए, इमाम साहब यहाँ पहुंच जाए, या जमीयत उलेमा हिंद आ जाए, या जमात इस्लामी का रोल हो, ये सब उसी गेम प्लान में हुआ था जो आरएसएस नागपुर में बैठ के ये फैसला लिया था कि हिंदुस्तान में अंदर काबिज होना है तो मजदूर और किसान का एकता को तोड़ना है, और कम्युनिस्ट अगर रहेगा तो वो एकता को तोड़ नहीं पाएगा, बगावत होगा ही, लोग सड़क में आएंगे ही। इसलिए जय श्री राम का नारा को अगर उभारना है तो इनकलाब जिंदाबाद के नारा को अगर खत्म करना है। और इसीलिए त्रिपुरा में इसी तरह से, बंगाल में इसी तरह से, केरल में हमला हो रहा है, लेकिन हम लड़ रहे हैं। जी सलीम साहब, आप समझते हैं कि ये इसका मतलब ये है कि ओवैसी फिर वो अपना रोल वही करेंगे जो उन्होंने मुख्तलिफ स्टेट में किया, बिहार में किया, और पूरे झूम झाम से वो आपके स्टेट में भी आ रहे हैं, और एक तबका तो उनको जान चुका है कि वो प्रॉक्सी खेल रहे हैं किसी के साथ, और जैसा आपने अभी कहा, उससे आपको और सेकुलर पार्टियों को नुकसान हम समझते हैं कि वो काफी डैमेज करेंगे या कुछ कम करेंगे, क्योंकि बंगाल में तो शायद जबान की वजह से वो जो बंगाली स्पीकिंग मुसलमान हैं उन पे शायद उनका असर ना हो, लेकिन एक काफी बड़ा तबका जो बिहार का और बाहर के लोगों का जो उर्दू स्पीकिंग है आपके स्टेट में, उसको ओवैसी किस हद तक और कहां तक डैमेज कर सकेंगे? अगर उन्होंने किया तो ये बहुत नुकसानदेह होगा। देखिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या करेंगे, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या करेंगी, वो उनका अपना सोच है, उनका फिक्र है। मैं कोई नहीं होता बाहर से कमेंट करने के लिए, लेकिन मैं बंगाल का सियासत जिस तरह से जानता हूँ, हिंदुस्तान का तकसीम हो जाने से भी बंगाल का तकसीम नहीं होता अगर ऐसे भाड़े किए हुए लोग नॉर्थ इंडिया से, वेस्ट इंडिया से,
अगर बंगाल की सियासत में मुदाखलत नहीं करते, चाहे वो हिंदू फिरका प्रस्त हो, चाहे वो मुस्लिम फिरका प्रस्त हो, चाहे हिंदू महासभा हो, चाहे मुस्लिम लीग हो, बंगाल के लोग उसे नकार रहे थे। तो बिल्कुल अलग रहा है और हमेशा से रहा है, और आज भी उसमें जिस हद तक यानी मैं देखता हूँ कि जो उनका जो कंपोजिट कल्चर है बंगाल का, उसमें मजहब की कोई जगह नहीं है और वहाँ कोई, लेकिन बहरहाल ये ऐसा हो रहा है। आपने अभी कई बातें अपनी पार्टी के बारे में बताई जिससे आज बहुत से लोगों को अंदाजा हुआ होगा जो आपने तफसील से बताया है। और मैं खुद, मुझे इसका तजुर्बा है कि जब आप पहली बार यूपीए 1 में आप सपोर्टर थे कांग्रेस पार्टी के, तो कांग्रेस की सबसे अच्छी हुकूमत मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में कोई हुई है तो यूपीए 1 की हुई। जितने अहम बिल पास हुए वो आप लोगों की और आपकी लगाम लगी हुई थी। वही पार्टी और जब अकेले हो गई तो वो बेलगाम हो गई, ये सबको पता है। अगर आपकी लगाम रहती तो यकीनी तौर पे यूपीए 3 भी आता, लेकिन ये उस पार्टी की प्रॉब्लम है कि वो पार्टी जो है वो अपनी, जैसा मैंने अपने शुरू में कहा कि उसने अपनी आइडियोलॉजी पे कॉम्प्रोमाइज किया, आपने नहीं किया। आपके 2 इंसिडेंट थे जो मैंने आपके सामने ब्लंटली कह दिए, जो आपने बड़ा तफसील से उसका जवाब भी दे दिया। और मुझे आज ये फिक्र है जो आपने बात कही है कि जो हम यूपी और उर्दू स्पीकिंग जो एरिया के जो मुसलमान हैं वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं इस तूफान को पहुंचाने तक। हम बराबर ये बात इन लोगों से कहते रहे और कह भी रहे हैं कि हिंदुस्तान की सियासत की गंदगी की जो वजह है वो उर्दू स्पीकिंग या वो काऊ बेल्ट है जिसने पूरे हिंदुस्तान के तस्वुर को हिला के रख दिया है। जो ये कॉन्सेप्ट है, इसीलिए आज हम लोगों की जो नजर है वो बंगाल की तरफ है। हम ये चाहते हैं कि एक लगाम जरूर रहे और हम आपको मुबारकबाद भी देते हैं और ये उम्मीद भी करते हैं आपकी पार्टी से और बंगाल के लोगों से कि बंगाल की तरफ पूरा हिंदुस्तान इस वक्त देख रहा है। नहीं, ये जो जिस तरफ ये हम चल पड़े हैं ये हमारा हिंदुस्तान नहीं था, हमारे बुजुर्गों ने इसका तस्वुर नहीं किया था। हमने आपका बहुत वक्त लिया लेकिन हमको बहुत कुछ आपसे मिला भी है और हम बहुतों को बताना भी चाहते हैं कि ये जो हमारा फ्रीडम एक्सप्रेस का जो एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है ये कुछ जुनूनी लोगों का प्रोग्राम है। ये उनका चैनल है कि हम अकेले ही शमा जलाते रहेंगे लेकिन तुम्हारे झूठ को हम जिस हद तक भी हो सकता है उसको वाजे करेंगे। इसका कोई मालिक नहीं है। ये एक ट्रस्ट है जिसमें हम सबसे कहते हैं कि आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, इसको 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 लाइक कर दीजिए और अगर कुछ आप रकम दे सकते हैं तो रकम भी दे दीजिए। आज तक हम लोगों ने किसी महाजन से, किसी बड़े आदमी से पैसे नहीं मांगे। हमको कोई 100 रुपए भेज देता है तो वेलकम है, कोई 1000 दे देता है तो वेलकम है। कोशिश हमारी सिर्फ यही है कि हर एक हफ्ते में एक बार हम कम से कम उन लोगों से गुफ्तगू करें जिनके पास द आइडिया ऑफ इंडिया है, जिनके बुजुर्गों ने इस मुल्क की आजादी के वक्त जो ख्वाब देखा था। हम कम से कम ये कह सकते हैं कि अभी एक शमा बाकी है, हम लड़ रहे हैं। सलीम साहब, हम आपके बड़े मशकूर ममनून हैं। आपने बहुत सी बातें ऐसी कही जिसके लिए मैं खुद बहुत फिक्रमंद होता था कि एक ऐसी पार्टी उसने क्यों खामोशी अख्तियार रखी। लेकिन हम समझते हैं कि वो आपकी पार्टी छोटी भी हो लेकिन जो आपका कंट्रोल है, जो आपने जो इस वक्त स्टूडेंट्स के बारे में बताया, हकीकत यह है कि जो कुछ बाकी रह गया है वो आपकी पार्टी की दानिश्वरों की जो यूनिवर्सिटीज पर और कॉलेजेस में और जहां जहन बनते हैं उसके ऊपर जो आपने टारगेट किया, उसी से हिंदुस्तान में कुछ छोटी शमाएं दिखाई पड़ती हैं। हम आपके मशकूर हैं। अगले हफ्ते हम अपने और किसी साथी से मिलेंगे। हम ये गुजारिश है कि आप इसको सब्सक्राइब करें और हमको मौका दें कि हम इसके और बातें आपको बता सकें जो आप इस वक्त हिंदुस्तान के नौजवान नहीं जान रहे हैं कि हम किस रुख पर चल पड़े। अगर यही आलम रहा तो ये मुल्क बचेगा नहीं, ना आप बचेंगे ना हम बचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब, मैं आपका बड़ा मशकूर। बहुत शुक्रिया।
भैया इतना ही कहना था कि बंगाल अगर नहीं बचेगा तो हिंदुस्तान नहीं बचेगा।